हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू अन अकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर। अन अकेडमी लेकर आया है अपने क्लैट पीजी स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रेट ऑफर। अगर आप क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शन लेते हो ऑन अन अकेडमी टिल 30th जून तो आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ बाय जस्ट यूजिंग द कोड PSING10। अगर आप 30th जून से पहले क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शन लेते हो for the 6 months plan you can save up to rupees 5625। अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप सेव कर सकते हो अप टू 7500। और अगर आप 18 मंथ्स के प्लान को अवेल करते हो तो यू कैन सेव अप टू रुपीज 8750। So it's a very big and great opportunity for all CLAT PG aspirants। अनअकैडमी एक बहुत बड़ी फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट लेकर आया है फॉर क्लैट पीजी स्टूडेंट्स। अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो तो इस फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट में जरूर एनरोल करें। यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द ऐप या फिर आप इसके वेबसाइट के थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। जस्ट यूज द कोड PSING10 टू एनरोल इन दिस फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट। ये कंप्लीटली फ्री है और इसमें जो भी टॉप रैंकर्स होंगे उन्हें मिलेगा जीतने का मौका अप टू 90% तक का स्कॉलरशिप। और अगर आप क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ अन अकेडमी बाय जस्ट स्कैनिंग दिस QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप अन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल क्लैट पीजी प्रियंका सिंह को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। क्लैट पीजी, आई होप अभी तक आप लोगों ने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बोनस टिप। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2022 जो हमारे क्लैट पीजी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो क्लैट पीजी का जो एग्जाम है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पर होता है और इस क्वेश्चन पैटर्न में पैसेज जो भी है वो जजमेंट की बेसिस पर ही पूछे जाते हैं। सो क्लैट पीजी के एग्जाम में जजमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो आप समझ ही सकते हो। तो इसके लिए हमें जजमेंट्स को समझना जरूरी है। रीसेंट के जजमेंट्स हमेशा से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आज के इस सेशन में हम रीसेंट के 2022 के जो टॉप इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लैट पीजी के एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। द केस इज जैकब Puliel versus Union of India. This case is related to the topic no individual can be forced to receive the COVID vaccinations। हमें पता है पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन जो है वो कंपलसरी हो गई थी। दिस केस लॉ इज रिलेटेड टू दैट कोविड वैक्सीनेशन ओनली। केस का नेम आपको याद रखना है, जैकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बेंच को भी याद रखना पड़ेगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ बेंच आल्सो। सो द बेंच फॉर दिस केस वाज जस्टिस एल नागेश्वर राव वर्सेस BR गवाई। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द केस। द bodily integrity is protected under Article 21। आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे बॉडीली इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करता है and no individual can be forced to be vaccinated। किसी को भी वैक्सीन लगाने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 21 जो है वो है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। तो आर्टिकल 21 इज वेरी वास्ट कंसेप्ट। इससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज है जिनमें बहुत सारी गाइडलाइंस बनी और इस एरिया में बहुत सी चीजों को इंक्लूड किया गया, जैसे राइट टू फ्री एयर, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें। ये सभी चीजें ह्यूमन डिग्निटी के लिए जरूरी है, इसीलिए आर्टिकल 21 में इन सब चीजों को ऐड किया गया। सो आर्टिकल 21 हमें ये भी राइट देता है कि हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करें। हमारी बॉडी पर हमारा राइट है। तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन हमारे बॉडी में वैक्सीन लगाने के लिए हमें फोर्स नहीं कर सकता। तो ये रिट पिटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, हाईलाइटिंग द एडवर्स consequences ऑफ इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। इंडिया में वैक्सीन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ इमरजेंसीज क्रिएट हो रही थी, जिसके बिहाफ में, जिसके अगेंस्ट में ये रिट पिटिशन जो है वो फाइल की गई। The petitioner contended that mandates of vaccine in the absence of informed consent as unconstitutional।
इस केस में पिटिशनर ने ये कहा कि अगर हमें उस वैक्सीन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो विदाउट हमारे कंसेंट के अगर कोई हमें वैक्सीन लगा रहा है तो ये हमारे लॉज, हमारे रूल्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। Further, the petitioner stated that in the writ petition that coercive vaccination would interfere with the principle of informed self-determination of individuals protected by Article 21 of the Indian Constitution. इस केस में पिटिशनर ने ये भी कहा कि जो कोर्सिव वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है ये इंटरफेयर कर रहा है किसी इंडिविजुअल के सेल्फ डिटर्मिनेशन पर, यानी कि किसी पर्सन का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, इंडिविजुअल डिटर्मिनेशन है, जो राइट हमें आर्टिकल 21 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दिया गया है। इस रिट पिटिशन में ये कहा गया कि जो वैक्सीनेशन लग रहा है इट इज अ कोर्सिव वैक्सीनेशन और ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है और ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज करता है। So the court found the vaccination policy of the Union of India is not unreasonable and arbitrary. Disputes सुनने के बाद में कोर्ट ने ये कहा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो वैक्सीनेशन पॉलिसी को कंपलसरी बता रही है तो इसके लिए जरूर कोई रीजन है। इट इज नॉट अनरीजनेबल एंड आर्बिट्रेरी। गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्रेरी तरीके से लोगों को फोर्स नहीं कर रही है, वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं बता रही। इट इज द नीड, ये जो टाइम है, सिचुएशन है, ये उसकी जरूरत है, ये उसकी नीड है। However, the court held bodily integrity is protected under Article 21 and no individual can be forced to be vaccinated. अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी अग्री कर रहे हैं कि आर्टिकल 21 हमें फुल राइट देता है अपनी बॉडी पर। सो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट अगर कोई पर्सन वैक्सीन के लिए फोर्स कर रहा है तो इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट द पर्सनल ऑटोनॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिटरमाइन हाउ दे शुड लीव देयर ओन लाइफ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि हर पर्सन का इंडिविजुअल राइट है अपनी लाइफ पर, वो जैसे चाहे अपनी लाइफ को जी सकते हैं, विच इंक्लूड्स राइट टू रिफ्यूज टू अंडरगो एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें ये भी इंक्लूड होता है कि अगर आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं अंडरगो होना चाहते, नहीं उस ट्रीटमेंट को लेना चाहते तो आप डिनाई कर सकते हो। ये इंडिविजुअल के हेल्थ के स्फेयर में आता है। पीपल हु डिड नॉट विश टू गेट वैक्सीनेटेड कैन अवॉइड वैक्सीनेशन। तो उसी प्रिंसिपल के बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि अगर कोई पर्सन वैक्सीन नहीं लेना चाहता तो इट इज हिज पर्सनल राइट और ही कैन डिनाई दैट वैक्सीनेशन। However, if there is a likelihood of such individuals spreading the infection to other people or affecting the community health at large, the government can regulate such public health concern by imposing certain limitations on individual rights that are reasonable and proportionate to the object sought to be fulfilled. अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही चीजों को इक्वल वैल्यू देते हुए फाइनली ये कहा कि अगर किसी इंडिविजुअल के पर्सनल राइट को प्रोटेक्ट करने की वजह से, बिकॉज कोविड की सिचुएशन वी ऑल नो ये एक कॉन्टैजियस डिजीज थी, ये जो पर्सन उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है ही ऑल्सो गॉट इन्फेक्टेड। तो अगर कोई एक पर्सन वैक्सीन नहीं लगाता है एंड ही गॉट इन्फेक्टेड और वो पब्लिक एट अ लार्ज सोसाइटी में जाता है तो उसकी वजह से पब्लिक एट अ लार्ज ज्यादा लोगों को इससे नुकसान हो सकता है, दे ऑल्सो कैन गेट इन्फेक्टेड। तो इस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस केस में दैट ठीक है किसी पर्सन के पास राइट है अपनी बॉडी को वैक्सीन से बचाने का, इट इज द फंडामेंटल राइट, लेकिन गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ को सिक्योर करने के लिए ऐसे रूल्स, ऐसे गाइडलाइंस बना सकती है जिससे उस पर्सन का जो इंडिविजुअल पर्सनल राइट है अपनी बॉडी पर वो हार्म होता है। अब यहाँ पर हम बैलेंस की बात करें, यहाँ पर एक पर्सन का पर्सनल राइट है ऑन हिज ओन बॉडी और दूसरे साइड में है सोसाइटी एट अ लार्ज का पब्लिक हेल्थ। तब इन दोनों में अगर बैलेंस की बात करें तो जो पब्लिक हेल्थ है जिसमें ज्यादा लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो सकती है वो पोर्शन थोड़ा सा हैवी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपका राइट है आपकी बॉडी पर, लेकिन अगर आपकी मिस्टेक की वजह से पब्लिक को ज्यादा एट अ लार्ज पब्लिक को सोसाइटी को नुकसान हो सकता है तो आपके एक इंडिविजुअल राइट को गवर्नमेंट जो है वो स्टॉप कर सकती है, वो रोक सकती है। So the court also held that the restriction on unvaccinated individuals is not proportionate as the court found both
vaccinated and unvaccinated individuals to be equally susceptible to the transmission of virus, and thus directed the authorities to review the relevant orders and instructions imposing restrictions on unvaccinated people. अब डिस्प्यूट यहाँ पर खत्म नहीं होता है. रेस्ट्रिक्शन जो है वो पूरे सिनेरियो में ये पाया गया कि जो पीपल वैक्सीनेटेड है वो भी इक्वली डेंजरस है टू द सोसाइटी, जो पीपल वैक्सीनेटेड है वो भी. तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि रिव्यू किया जाए सिचुएशंस को, इंस्ट्रक्शंस को, जजमेंट्स को. उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि वैक्सीनेटेड पीपल और अनवैक्सीनेटेड पीपल में जो भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा रहे हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. तो इस एनालिसिस के बाद ही इस केस की जो जजमेंट है वो बताई गई. Now the next important case of the year 2022 was the granting the right to abortion to unmarried women. This case law is related to the MTP Act. केस का नाम है X versus Principal Secretary Health and Family Welfare, Government of NCT Delhi. The bench that heard this case was Justice D.Y. Chandrachud, Suryakant and A.S. Bopanna. Again, this is a very important case of year 2022. Now, इस केस के provisions को समझते हैं. In this case, a 25-year-old unmarried woman approached the High Court of Delhi to terminate a 23-week pregnancy out of a consensual relationship as she was unmarried. एक 25-year-old unmarried lady थी जो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करती है कि उन्हें अपने जो प्रेगनेंसी है उन्हें अबॉर्ट करना है. द प्रेगनेंसी इज 23 years वीक, शी इज अनमैरिड और ये जो प्रेगनेंसी है वो कंसेंशुअल कंसेंट के साथ किसी रिलेशनशिप में एंटर करने से हुई थी. द दिल्ली हाई कोर्ट however did not allow her to terminate, quoting that the court cannot go beyond the statute as rules 3B of the MRTP Act 2003 जो एक्सक्लूड करता है अनमैरिड वुमेन को टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. द वुमेन देन अप्रोचेस टू द सुप्रीम कोर्ट. अब हाई कोर्ट ने तो उन्हें मना कर दिया क्योंकि एमआरटीपी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो अनमैरिड वुमेन है उनकी प्रेगनेंसी 23 वीक्स पर टर्मिनेट नहीं की जा सकती. तो दिस वुमेन वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. Now, the Supreme Court noted that the High Court took a narrow view in this case and failed to consider the amendments of 2021 made to the MTP Act. The amendments and the recent case laws both are important for your CLAT PG exam. So, इस case law में recent के amendment भी include है और recent की judgment भी है. So, please focus on the amendment. जो भी case laws है amendment के बाद वाले उन पर भी focus करना है और जो recent के हैं उन्हें तो पढ़ना ही है. Now, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि 2021 में एमटीपी एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए थे. द कोर्ट सेड दैट द फ्रेज मैरिड वुमेन वाज रिप्लेस्ड बाय एनी वुमन. एमटीपी एक्ट में मैरिड वुमेन की जगह पर एनी वुमेन कर दिया गया एंड द वर्ड हस्बैंड वाज रिप्लेस्ड बाय पार्टनर. क्योंकि अभी लिव इन रिलेशनशिप ये सब चीजें अलाउड है तो अनमैरिड वुमेन को भी सभी राइट्स अवेलेबल है. तो अनमैरिड वुमेन में जो उस एमटीपी एक्ट में जो मैरिड वुमेन का कंसेप्ट है उसे चेंज करके एनी वुमेन कर दिया. तो वुमेन कैन बी मैरिड और अनमैरिड एंड जो वर्ड हस्बैंड है उसे चेंज करके पार्टनर कर दिया गया एज पर सेक्शन 3 ऑफ द एमटीपी एक्ट. बट एविडेंटली देयर इज अ गैप इन द लॉ. While Section 3 travels beyond the conventional relationships based on marriage, Rule 3B of the MTP rules fails to consider a situation involving unmarried women but recognizes the other categories of women such as divorcees, widows, minors, disabled and mentally ill women and the survivors of sexual assault or rape. Now again, any woman करने के बाद भी अब हम आते हैं इसके इंटरप्रिटेशन पे. तो इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग ये एनी वुमेन को इट कैन बी टर्म एज अ डाइवोर्सी या फिर विडो, माइनर्स या फिर किसी डिसेबल और मेंटली इल वुमेन के लिए यूज किया गया. बट इसमें अनमैरिड वुमेन को स्टिल एक्सक्लूड किया गया है अंडर रूल 3B ऑफ द एमटीपी एक्ट. Now the court held that all women are entitled to the safe and legal abortion and there is no rationale in excluding the unmarried woman from the ambit of Rule 3B, which mentions the categories of women who can seek abortion of the pregnancy
in the term 20 to 24 weeks. The court also ruled that rape includes the marital rape for the purpose of MTP rules. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताए गए इस केस में कि ऑल वुमेन का मतलब कि सभी वुमेन को ये राइट है कि वो लीगल और सेफ अबॉर्शन अंडरगो करे विद इन 20 to 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो। सेकेंडली, ये जो टर्म रेप इंक्लूड किया गया है वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए, अबॉर्शन के लिए, तो रेप इंक्लूड करता है मैरिटल रेप को भी एज पर द एमटीपी रूल्स। Now the next important case is sedition. So sedition law we all know ये बहुत important term है अभी के सोसाइटी में और ये it is going under dispute. ये अभी भी disputed matter है. The matter is not totally dissolved. अभी इन्हें stay पर रखा गया है, hold पर रखा गया है. So the important case law on this topic is S.G. Bombadkar versus Union of India. Bench है former Chief Justice N.V. Ramana and Justice Suryakanta and Hema Kohli. Now see what happened in the case. IPC के section 124A में ये कहा गया है, it is not in tune with the current social milieu and was intended for a time when this country was under the colonial regime. आर्टिकल 1 सेक्शन 124A IPC का जो डिफाइन करता है ऑफेंसेस और सेडिशन के पनिशमेंट को एक्सप्लेन करता है. The said provision was challenged in that it curtails the freedom of speech and expression and also the country from which the law was borrowed, that is the United Kingdom, has itself repealed it. अब यहाँ पर दो चीजें हैं. सेक्शन 124 है सेडिशन की बात करता है जहां पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई हेटेड स्पीच देना इज अ क्राइम एज पर आईपीसी सेक्शन 124A. नाउ डिस्प्यूट यहाँ पर अराइज होता है कि ये जो सेक्शन 124A सेडिशन है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट स्पीच को एक इलीगल क्राइम बताता है, तो क्या ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन नहीं है? आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो हमें ये राइट देता है कि हम कुछ भी बोले, व्हाटएवर वी फील वी कैन से. तो अगर किसी को गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई हेट स्पीच दे रहा है तो ही इज यूजिंग हिज फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो ये सेडिशन लॉ के अंडर क्राइम कैसे हो सकता है? तो दोनों के बीच में सेडिशन लॉ में वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा है. सेकेंडली, ये जो सेडिशन लॉ का कॉन्सेप्ट है ये यूके से लिया गया और यूके ने खुद ही इस सेडिशन लॉ को रिपील कर दिया, हटा दिया, बट स्टिल इंडिया में ये रूल प्रिवेल्ड है. तो इसलिए इसके वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठाया गया था इन दिस केस. नाउ द कोर्ट सेंट नोटिस ऑफ द some of the government to which the government replied that it has decided to re-examine and reconsider the provisions of 124A of IPC. अब कोर्ट ने नोटिस भेजा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, वी विल री-एग्जामिन, हम रिकंसिडर करेंगे जो भी सेडिशन की लॉज बने हैं हमारे कंट्री में एज इन द IPC सेक्शन 124A. Now the apex court gave pass the following orders in the interest of justice. Apex court ने ये कहा in this case that state and central governments should refrain from registering any FIR under section 124A of IPC. क्योंकि अभी मैटर फाइनली डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ है, मैटर अभी विद इन द जजमेंट है, अभी जजमेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये डिसाइडिंग पोजीशन में है. तब तक जब तक इस केस का सोल्यूशन नहीं निकल जाता तो सेडिशन लॉज पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी कि फर्दर अभी से ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही स्टेट गवर्नमेंट किसी टाइप के एफआईआर को रजिस्टर कर सकती है जो एफआईआर सेडिशन लॉ यानी कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी से कनेक्ट करता हो. इन्वेस्टिंग एजेंसी शुड नॉट कंटिन्यू एनी इन्वेस्टिगेशन. फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिए कि 124A के अंडर पहले से जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहे हैं उन इन्वेस्टिगेशंस को भी स्टॉप कर दिया गया, उन पर भी स्टे लगा दिया कि जब तक सेडिशन के लॉज पे फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट नहीं कराई जाएगी. इफ एनी फ्रेश केस इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, द अफेक्टेड पार्टीज आर एट लिबर्टी टू अप्रोच द कंसर्न्ड कोर्ट्स फॉर एप्रोप्रिएट रिलीफ. नाउ अगर कोई न्यू एफआईआर फ्रेश केस रजिस्टर होती भी है तब भी जो पार्टी है उसके पास ये राइट है कि वो कंसर्न कोर्ट में जाके अपने रिलीफ के लिए प्रे कर सकता है.
और जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं, अपील्स है, प्रोसीडिंग्स के, और जिनमें चार्ज फ्रेम हो चुका है अंडर 124A, वो भी अबेंस में है, वो भी चाहे तो अपने आप को जेल से निकालने के लिए फॉर दैट क्राइम ओनली दे कैन प्लीड, दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि जब तक ये मैटर स्टे में है उससे रिलेटेड न्यू एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होंगे और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड केसेस हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और फर्दर अगर कोई क्रिमिनल इसी क्राइम की वजह से पनिशमेंट में है तो ही कैन गो फॉर द बेल एप्लीकेशन, वो बेल के थ्रू रिलीफ ग्रांट करवा सकता है फ्रॉम द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट और टू द कंसर्न्ड कोर्ट। Now, the next important case is upholding the validity of the 103rd constitutional amendment. Now, again, this case law is very important क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें हैं. We know the recent के जो भी amendments होते हैं वो important होते हैं. Secondly, जो recent के case laws होते हैं वो भी important होते हैं. तो 103rd amendment जो हुआ उससे related ही तुरंत dispute arise हुआ in the case of जनहित अभियान versus Union of India. Bench is former Chief Justice U. Lalit and Justice Dinesh Maheshwari, S. Ravindra Bhatt, Bela M. Trivedi and J. B. Pardiwala. So this is the huge bench for deciding the validity of 103rd Constitutional Amendment. This amendment is related to reservation. Reservation is not an end but a means to secure the social and economic justice. रिजर्वेशन सोसाइटी में इसीलिए बना है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए ऐड हुआ है सो दैट जो भी सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इम्बैलेंस है उन्हें जस्टिस दिया जा सके और उनमें बैलेंस बनाया जा सके. नाउ इन दिस केस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 10% रिजर्वेशन की बात करता है टू द EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए. ये प्रोविजन ऐड हुआ था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में. जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें से जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उन्हें 10% का रिजर्वेशन देना चाहिए था. तो इसी प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये आर्टिकल 14 के राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है. So the amendment was challenged on the ground that reservation cannot be based solely on the economic criteria given the Supreme Court judgment in Indira Shahani versus Union of India 1992. And the amendment introduces reservation exceeds the 50% ceiling limit on reservation established by the Indira Shahani case. जब भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं so the very famous case in this line is the case of Indira Shahani versus Union of India 1992. ये एक लैंडमार्क केस है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज एंड ऑल. उसमें बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स बनाए गए थे रिगार्डिंग रिजर्वेशन. सो 103rd अमेंडमेंट के अगेंस्ट इस रिट पिटीशन में ये कहा गया कि ये जो 10% का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो इंदिरा शाहनी के जजमेंट को वायलेट कर रहा है, उसके कॉन्ट्रावेंशन में है. और ये जो 50% सीलिंग लिमिट भी बताई गई है कि रिजर्वेशन किसी भी केस में ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो EWS के 10% के एक्स्ट्रा रिजर्वेशन की वजह से ये जो 50% का कैप है वो भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है. तो इसी अमेंडमेंट को इन सब प्रोविजन की वजह से चैलेंज किया गया था कि 50% का रिजर्वेशन, ये सब चीजें इंदिरा शाहनी के केस में गाइडेंस के थ्रू बताई गई थी. With a 3:2 ratio, the Supreme Court held that the 103rd Amendment and EWS reservation जो है वो constitutionally valid है. Justice Maheshwari, Trivedi and Pardiwala wrote separate concurring opinions for the majority. अब 3:2 मानी 3 की मेजोरिटी से इसको वैलिडिटी डिक्लेयर कर दिया गया. इस 3 मेजोरिटी में कौन कौन थे? जस्टिस माहेश्वरी, त्रिवेदी एंड परदीवाला. Justice Bhatt wrote a dissent on behalf of himself and Chief Justice U. Lalit. ये तो दो जस्टिस थे, जस्टिस भट्ट एंड U. ललित. इन लोगों ने इसके अगेंस्ट हमें अपनी जजमेंट दी थी. Now these are the critical points that you should remember जब भी आप कोई भी जजमेंट पढ़ रहे हो और जजमेंट में इस टाइप की डिस्प्यूट्स है तो आपको इन माइनर चीजों पर भी बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा. बिकॉज जजमेंट से इसी टाइप के एक्सट्रैक्शन निकाल करके जो एमसीक्यूज है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो इन्हीं के बेस पर पूछे जाते हैं कि कितने रेशियो से इतनी मेजोरिटी से
इस केस में डिसीजन दिया गया था, कौन से जस्टिस जो है वो इस प्रोविजन के अगेंस्ट थे। तो यू विल हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट, इसलिए आपको जजमेंट को थॉरली पढ़ना पड़ेगा फॉर योर एग्जाम। The next important case is daughter's right to inherit the self-acquired property. Daughters को भी right है अपनी property पर जो उन्होंने खुद से acquire की है। So the related case law is Arunachala Gounder versus Ponnu Swamy. Bench is Justice S. Abdul Nazir and Krishna Murari. So the legislative intent of enacting section 14L of the act was to remedy the limitation of a Hindu woman who could not claim an absolute interest in the properties inherited by her but only had a life interest in the estate so inherited. Daughters के जो प्रॉपर्टी के राइट है उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हुआ था इन दिस केस। The court had to determine whether before the commencement of the Hindu Succession Act, the self-acquired property of a Hindu male will devolve onto the daughter upon the death of her father intestate by inheritance, or it will devolve onto the father's brother's son by survivorship. अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन राइज हुआ कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के पहले जो भी हिंदू मेल से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, क्या उन पर डॉटर्स का राइट था या फिर वो उनके ब्रदर के सन के सर्वाइवरशिप के अकॉर्डिंग उनमें इनहेरिट होना था। द कोर्ट नोटेड दैट द एंशिएंट टेक्स्ट एंड कमेंटेटरीज written by the various learned persons and even judicial pronouncements have recognized the rights of several female heirs and wives and the daughters being the foremost of them. तो काफी कमेंट्रीज और जर्नल्स पढ़ने के बाद कोर्ट ने ये समझा कि वुमेन के राइट को हर जगह पर प्रेफरेंस दी गई है और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है, चाहे वो फीमेल हेयर्स में वो वाइफ हो या फिर डॉटर हो, इन सभी को फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर। After analyzing Hindu laws, customs and judicial precedents, the Supreme Court held that the right of a widow or daughter to inherit the self-acquired property or share received in the partition of a co-partitionary property of a Hindu male dying intestate is a well-recognized not only under the old customary Hindu law but also by various judicial pronouncements. अब कोर्ट ने ये कहा कि इसमें डिस्प्यूट वाली बात है ही नहीं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और जितने भी हिंदू लॉज और हिंदू कस्टम्स और जो भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है उनको एनालाइज करने के बाद कोर्ट इस कंक्लूजन पर आता है कि जो भी हिंदू फीमेल है उनकी फुल ओनरशिप, फुल राइट होती है इंक्लूडिंग द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे, विडो हो या फिर डॉटर हो, दे हैव कंप्लीट राइट टू इनहेरिट द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, या फिर उनका कोई अगर शेयर है कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में, हिंदू मेल के थ्रू अगर वो किसी टाइप की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, इन पर भी हिंदू वुमेन का कंप्लीट फुल एंड एब्सोल्यूट राइट होता है। इसके लिए बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जिन्हें इस केस में फॉलो किया गया था। सो नाउ दीज आर द सम केस लॉज जो आपको पढ़ना है फॉर योर क्लैट पीजी एग्जाम। इतना पढ़ने से नहीं होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द जजमेंट्स वेरी डीपली, इनके बेंच को, इनके डिसीजंस को, इनके रेशियो को आपको और डिटेल में पढ़ना और समझना पड़ेगा। बिकॉज वी नो कि जो क्लैट पीजी के एग्जाम में इन जजमेंट के एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर ही आता है, तो किसी एक केस लॉ से रिलेटेड पैसेज दिया जाता है तो उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी पूछे जाते हैं और उस केस लॉ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें कौन कौन से केस का साइटेशन लिया गया था, कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से एक्ट को प्रोवाइड किया गया था, फिर इस केस लॉ की वजह से आगे कौन से फर्दर केस लॉज में हेल्प मिली, तो ये सब बहुत ही क्रिटिकल माइनर पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट्स है जो आपको पढ़नी पड़ेंगे विद द जजमेंट। तो अगर आप इन जजमेंट्स को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अपनी क्लैट पीजी के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द अचीवर्स बैच ऑन अनअकैडमी। ये फ्रेश बैच स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 6 जून। इसमें 3 टॉप एजुकेटर्स है जो आपको बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाएंगे। मैं प्रियंका सिंह आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस लॉ। मेरी क्लास वीक में 3 डेज होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे।
You can join this Achievers batch for your CLAT, PG and other LLM exam preparations. इसमें जो प्लस एजुकेटर्स है वो उनसे आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, डेली टेस्ट और इसमें आपको क्लास के पीडीएफ लेक्चर्स भी मिलेंगे एंड इट इज अ फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो आपको क्रैक पीजी के एग्जाम में 100% हेल्प करेंगे. So do enroll for this course. Thank you. Bye.